Hello my dear students, welcome to our YouTube channel Biology World by दिलीप पांडे। आज का जो हम लोग का टॉपिक है अपने इस चैनल पर वो है सेल डिवीजन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। बिकॉज जो ये टॉपिक है, ये टॉपिक जितनी बार भी आगे हम लोग जब सेकेंड ईयर के चाहे टॉपिक पढ़े या कोई भी जो कंपटीशन का पढ़े, किसी की भी लाइफ साइकिल अगर चाहे प्लांट्स का या एनिमल का पढ़ते तो वहां पर सेल डिवीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जो आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन की अगर बात किया जाए, सेल डिवीजन है। सेल डिवीजन वैसे यूजुअली तो देखा जाए तो विभिन्न प्रकार के होते हैं, डिफरेंट टाइप के सेल डिवीजन पाए जाते हैं। सेल डिवीजन का मेन एम क्या होता है पहले ये समझेंगे। देखिए जो सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन मतलब होता है कि जैसे एक मदर सेल है, एक मदर सेल से जो है डॉटर सेल का निर्माण करना, मदर सेल से डॉटर सेल के निर्माण करने की प्रक्रिया को कहते हैं सेल डिवीजन या सेल फॉर्मेशन। इसे हम सेल फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, कोशिका निर्माण या कोशिका विभाजन की प्रक्रिया कहेंगे। मतलब एक मदर सेल से एक डॉटर सेल का निर्माण होना है यहां पर। अब इस सेल डिवीजन की प्रक्रिया होती है, ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे माइटोटिक सेल डिवीजन एक होता है, माइटोटिक सेल डिवीजन, माइटोटिक सेल डिवीजन, मियोटिक सेल डिवीजन, मियोटिक सेल डिवीजन, फ्री सेल फॉर्मेशन, फ्री सेल फॉर्मेशन, बडिंग, बडिंग एंड एमाइटोसिस, एमाइटोसिस। इसमें से जो मेन हम लोग को पढ़ना है वो है माइटोटिक सेल डिवीजन एंड मियोटिक सेल डिवीजन। मेन जिसको डिटेल में पढ़ना है, बाकी फ्री सेल फॉर्मेशन एंड बडिंग एंड एमाइटोसिस इसको छोटे से जो है थोड़ा सा पार्ट से छोटा सा इसको जो है बाद में पढ़ा दिया जाएगा। तो आज हम लोग का जो मेन टॉपिक रहेगा वो है सबसे पहला माइटोटिक सेल डिवीजन। देखिए जो माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, अगर उसकी बात किया जाए तो स्टार्ट करें सबसे पहले माइटोटिक सेल डिवीजन। जो माइटोटिक सेल डिवीजन है इसे और भी नाम से जानते हैं, माइटोटिक सेल डिवीजन, माइटोटिक। इसको जो है हम लोग सोमैटिक माइटोटिक के नाम से भी जानते हैं, या सोमैटिक सेल डिवीजन के नाम से इसको जानते हैं, या इसको जो है माइटोसिस सेल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं, या माइटोसिस डिवीजन। तो इस तरह से जो पहला टॉपिक है वो है माइटोटिक या सोमैटिक सेल या माइटोसिस सेल डिवीजन। देखिए जो माइटोटिक सेल डिवीजन है इसको सोमैटिक सेल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। अगर इसकी बात करें सोमैटिक सेल होता है, ये कहां पर इस प्रकार के विभाजन होते हैं। तो जो सोमैटिक सेल होता है, सोमैटिक मतलब होता है शरीर, काय, यानी कि ऐसे जगह पर इसका सेल डिवीजन होगा जो हमारे शरीर से जुड़ा हो, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल, एनी ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म के यदि जो है उसकी दैहिक कोशिका, जिसको लोग कायिक कोशिका भी कहते हैं, दैहिक कोशिका में यदि जो है विभाजन की प्रक्रिया होती है तो उसे कहा जाता है माइटोटिक सेल डिवीजन या सोमैटिक सेल डिवीजन के नाम से उसको जो है जानते हैं। जो माइटोटिक सेल डिवीजन इसको सबसे पहले जो है, अगर इसके अध्ययन की बात करें तो इसका अध्ययन सबसे पहले स्टडीड बाय डब्ल्यू फ्लेमिंग। डब्ल्यू फ्लेमिंग ने सबसे पहले जो इसका अध्ययन किया। इनके अनुसार जो प्लांट्स या एनिमल होते हैं, हालांकि उन्होंने प्लांट्स में अध्ययन किया था स्टार्टिंग में, लेकिन इनके अनुसार जो प्लांट्स और एनिमल के शरीर की लंबाई जो बढ़ती है, चाहे उसके आकार में वृद्धि हो रही है, चाहे उसकी लंबाई वृद्धि हो रही है, चाहे उसके व्यास में वृद्धि हो, चाहे उसकी मोटाई में वृद्धि हो रही है, तो ये जो यहां पर ग्रोथ हो रहा है उस ग्रोथ का रीजन होता है माइटोटिक सेल डिवीजन, क्योंकि उसके शरीर की कोशिकाओं का विभाजन होता है और उन कोशिकाओं के विभाजन के द्वारा ही जो है शरीर का निर्माण होता है, शरीर की लंबाई में वृद्धि होती है, शरीर में विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है। जो माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, जैसे अगर मान लेते हैं कि एक जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसमें एक जाइगोट बनता है। अब वो एक छोटी सी कोशिका जो 0.1 मिलीमीटर इतनी छोटी होती है, उससे पूरे इतने बड़े शरीर का निर्माण हो जाता है। तो ये जो कहीं ना कहीं जो है कुछ न कुछ यहां पर प्रतिक्रियाएं होती होंगी, तो इसी प्रतिक्रिया को कहा गया है सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन के द्वारा ही जो है एक कोशिका से असंख्य कोशिका बनते हैं और असंख्य कोशिका से फिर जीव के शरीर की लंबाई
में वृद्धि होती है। तो यहां पर स्टार्ट करते हैं माइटोटिक डिवीजन, लेकिन माइटोटिक डिवीजन से पहले जान लेते हैं यहां पर एक सेल साइकिल, छोटा सा सेल साइकिल के बाद माइटोटिक डिवीजन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल, कोशिका चक्र क्या है। जैसे मान लेते हैं माइटोटिक सेल डिवीजन पढ़ रहे हैं, मान लिया माइटोटिक सेल डिवीजन पढ़ा जा रहा है, उस माइटोटिक सेल डिवीजन में कौन कौन से चक्र आते हैं इसको यहां पर मेन पढ़ना रहेगा। जो सेल साइकिल होता है इसको देखा जाए तो पूरे जो कोशिका चक्र है इसको दो भागों में बांट दिया जाता है। इसको पूरा जो कोशिका चक्र है इसे दो भागों में बांट दिया गया। एक को नाम दिया गया इंटरफेज, और एक को नाम दे दिया गया माइटोटिक फेज। इंटरफेज जो है इसमें फिर तीन उप अवस्थाएं हैं, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। जबकि माइटोटिक फेज में चार उप अवस्थाएं हम लोग को पढ़ना है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो इस तरह से जो है जो सेल साइकिल, उस सेल साइकिल में जब सेल डिवीजन होता है तो उसमें दो फेज स्टार्ट होता है, एक इंटरफेज स्टार्ट होता है और दूसरा माइटोटिक फेज। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंटरफेज। जो इंटरफेज होता है पूरे कोशिका चक्र का लगभग 90% टाइमिंग होती है। टाइमिंग एक कोशिका विभाजन में, उस एक कोशिका विभाजन में लगभग 90% जो टाइम लगती है वो इंटरफेज की होती है, और बाकी 5 से 10% जो होता है, 10 मान ले अधिकतम, तो 10% का जो टाइम होता है वो माइटोटिक फेज, यानी जो 10% में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज कंप्लीट हो जाएगा। और 90% जो टाइमिंग लगती है, जैसे मान लेते हैं कि कोई एक है वो 100 मिनट में वो मान लेते कर रहा है, एक एग्जाम्पल के रूप में, तो 90 मिनट तक तो ये प्रक्रिया होगी, 10 मिनट में जाकर के ये प्रक्रिया होगी। तो स्टार्ट करते हैं इंटरफेज। सबसे पहले G1 फेज होता है। इस G1 फेज को जो है हम लोग जो है इसे फर्स्ट गैप के नाम से जानते हैं, फर्स्ट गैप। इसे पोस्ट माइटोटिक फेज भी कहते हैं, इसे पोस्ट माइटोटिक फेज कहते हैं। जो G1 फेज होता है इसे फर्स्ट गैप या गैप फर्स्ट भी लिख सकते हैं। जो G1 फेज होता है इस अवस्था में आवश्यक जो प्रोटीन होता है, आवश्यक प्रोटीन एंड आरएनए का जो है यहां पर जो है सिंथेसिस होता है। यहां पर जो सिंथेसिस की प्रक्रिया होती है वो प्रोटीन तथा आरएनए का संश्लेषण जो है वो G1 फेज में होता है। तो यहां इस प्रक्रिया में यहां पर प्रोटीन तथा आरएनए का संश्लेषण होता है। इसके अतिरिक्त जो है जो डीएनए का संश्लेषण होता है, उस डीएनए संश्लेषण से संबंधित कुछ एंजाइम का भी यहां पर संश्लेषण होता है। एंजाइम का संश्लेषण होता है, उन एंजाइम का होता है कि जो वहां पर जो है जो डीएनए है उस डीएनए के संश्लेषण में हेल्प करेंगे। तो ये पहला G1 फेज। अब G1 फेज जो होता है इसके बाद जो है जो S फेज आता है, लेकिन इस G1 फेज के बाद पास जो है फिर दो जो है यहां पर कंडीशन आ जाती है। G1 फेज में क्या होता है, इसके पास दो विकल्प होते हैं, या तो वो जो है G0 फेज में चला जाए, या तो वो G0 फेज में चला जाए, और या तो फिर वो जो है S फेज में चला जाए। अब अगर वो G0 फेज में जाता है, G0 फेज में जाता है तो ये यहां पर नॉन डिविजिबल होता है, ये यहां पर नॉन डिविजिबल होता है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिए कि जो G0 फेज होता है इसमें जाना आवश्यक होता है, सभी कोशिका का नहीं, उन कोशिका का जाना आवश्यक होता है जिन कोशिकाओं में भिन्नन की प्रक्रिया होनी होती है। क्योंकि जो हमारे शरीर के या प्लांट के शरीर में डिफ्रेंशिएशन होते हैं, भिन्नन होता है, वो इसी G0 फेज के कारण होता है। जब कोशिका अपने G0 फेज में पहुंच जाती है, मतलब कि वो जो है अब आगे की फेज S फेज में नहीं जाना चाहती है, तब वो कोशिकाएं एक नए अंग या एक नए ऊतक या एक नए प्रकार की कोशिका का निर्माण करने के लिए प्रेरित हो जाती है। तो या तो वो G0 फेज में चला जाए जहां पर नॉन डिविजिबल है, और या तो फिर वो S फेज में प्रवेश करता है। तो अगर मान लेते हैं इसको हम लोग G0 फेज, और अगर मान लेते हैं S फेज में गया तो ये यहां पर S फेज, इस S फेज को हम लोग कहते हैं सिंथेसिस ऑफ
डीएनए, मतलब इस फेज में जो है इसे हम लोग सिंथेसिस फेज ऑफ डीएनए कहते हैं। सिंथेसिस फेज ऑफ डीएनए, डीएनए का यहां पर संश्लेषण होता है। तो ये जो एस फेज है, जीवन फेज के बाद जो है जो भी यहाँ पर क्रोमोसोम्स, अभी इस कंडीशन में क्या होता है, जो जीवन फेज है यहाँ पर जो गुणसूत्र होता है काफी पतले धागेनुमा होता है ऐसे। तो सभी गुणसूत्र एक दूसरे के ऊपर लिपटे होते हैं, लेकिन जब वो एस फेज में पहुंचते हैं तब यहाँ पर डीएनए का संश्लेषण होता है और सभी जो गुणसूत्र होते हैं वो गुणसूत्र अब जो है यहाँ पर जो है ये अलग हो जाते हैं। ये गुणसूत्र सभी अलग अलग हो जाते हैं इस तरह से। और इसके अलावा जो है ये बट करके दो अर्धक्रोमैटिड्स में भी दिखाई पड़ने लगते हैं। यहां पर जो है दो अर्धक्रोमैटिड्स यानी कि दो अर्धगुणसूत्र बन जाते हैं, यानी यहां पर जो है क्रोमैटिड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो पहली प्रक्रिया में क्या हो रहा है कि यहां पर जो है जो डीएनए से डीएनए का संश्लेषण होता है, केवल डीएनए का नहीं होता है बल्कि किसका होता है, डीएनए और इसके साथ में जो है हिस्टोन प्रोटीन का जो है संश्लेषण यहां पर होता है। तो इस प्रक्रिया में जहां पर डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण हो जाता है और उससे जो क्रोमोसोम्स जो पतले से क्रोमोनिमेटा थे वो क्रोमोनिमेटा अब थोड़ा पृथक होकर के थोड़ा मोटा जो है अर्ध जो है गुणसूत्र बना देता है। दो अर्ध गुणसूत्र बनते हैं और इसको हम लोग कहते हैं क्रोमैटिड्स। तो एस फेज में क्या होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण हो जाता है। इसके बाद ये प्रवेश करता है अपने तीसरे यानी G2 फेज में। इसके बाद प्रवेश करता है G2 फेज में, जिसको हम लोग जो है सेकंड गैप के नाम से जानते हैं। सेकंड गैप के नाम से जानते हैं। जो G2 फेज होता है, अगर G2 फेज की बात किया जाए या सेकंड गैप जो होता है, इस सेकंड गैप में जो है जो यहां पर डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के कारण जो क्रोमैटिड्स बन गया है। अब ये क्रोमैटिड्स के साथ साथ यहां पर कुछ नए ऑर्गेनेल्स भी बनना शुरू हो जाते हैं। मतलब यहां पर जो है सिंथेसिस होता है किसका, सिंथेसिस ऑफ न्यू ऑर्गेनेल्स, नए अंगों का निर्माण यहां पर स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा जो है एंड सम अदर नॉन हिस्टोन प्रोटीन का भी जो है यहां पर निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है जो डीएनए है वो डीएनए अब यहाँ पर वो क्या नाम है, जो यहाँ पर सेल है वो सेल डिवीजन की ओर प्रेरित होना प्रारंभ कर रहा है। अब इस फेज में क्या होता है कि कोशिका अपने विभाजन की ओर पूरी तरह से तैयार और उपयुक्त ओर जो है जाने जो है इच्छुक है, यानी कि वहां पर डिवीजन होगा। इसके बाद G2 फेज के बाद तक प्रवेश करते हैं हम लोग एम फेज में। G2 फेज के बाद प्रवेश करते हैं एम फेज में, जिसे हम लोग कहते हैं माइटोटिक फेज। ये जो माइटोटिक फेज होता है ये प्रक्रिया यहां पर है। बाकी जो पूरा टाइमिंग लगता है वो G1 S G2 फेज में लगता है। लगभग 30 से 40% का टाइमिंग यहां लगता है G1 फेज में, 30 से 50% की टाइमिंग S फेज में लगता है और 10 से 20% की टाइमिंग G2 फेज में लगता है और 5 से 10% की टाइमिंग केवल माइटोटिक फेज में लगता है। तो अब स्टार्ट करते हैं माइटोटिक फेज। जो माइटोटिक फेज होता है जिसको हम लोग जो है माइटोटिक डिवीजन के नाम से जानते हैं। तो मेन अब स्टार्ट होता है माइटोटिक फेज। ये था पूरा सेल साइकिल। लेकिन जो माइटोटिक फेज होता है, ये माइटोटिक फेज को जो है चार अवस्थाओं में बांटा गया है। जो माइटोटिक फेज से 4 अवस्था में, लेकिन सबसे पहले यहां पर फिगर से समझेंगे। जैसे मान लेते हैं ये हमने स्टार्ट किया था इंटरफेज से, इंटरफेज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये इंटरफेज मान लेते हैं। इंटरफेज में क्या होता है, यहां पर केंद्रक उपस्थित होता है। ये केंद्रक है, मान लिया केंद्रक बना दिया गया है। अगर यहां पर हम लोग जो है एनिमल सेल का अध्ययन करेंगे तो यहां सेंट्रोसोम बनाएंगे, और अगर प्लांट सेल का अध्ययन करेंगे तो यहां सेंट्रोसोम नहीं बनाएंगे। ये ध्यान रखना है। अगर एनिमल सेल है तो इसी केंद्रक कला के ठीक ऊपर की ओर जो है यहां पर एक सेंट्रोसोम पाया जाएगा, और अगर प्लांट सेल है तो उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाएगा। तो ये यहां पर ये न्यूक्लियोलस हो गया और ये क्रोमोनिमेटा हो गया। इसके पिछले वाले पार्ट में हम लोग केंद्रक पढ़ चुके हैं। तो ये अवस्था होती है इंटरफेज।
इसी फेज में हमने बताया था कि विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया G1 फेज, S फेज, G2 फेज होता है। ये इंटरफेज अब प्रवेश कर गया, मान लेते हैं M फेज में, माइटोटिक फेज में। तो जैसे ये माइटोटिक फेज में जाता है, यहां पर ये गया माइटोटिक। इस अवस्था में क्या होता है कि ये जो केंद्रक कला होता है, ये धीरे धीरे इन्वेलप करने लगता है। केंद्रक कला धीरे धीरे इन्वेलप करने लगता है और केंद्रिका भी यहां पर जो है धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, इन्वेलप करने लगती, समाप्त होने लगती है। इसके अलावा हमने भी बताया था कि जो साइकिल में जो है, जो इंटरफेज है, उसी इंटरफेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अर्धक्रोमैटिड्स में बट जाते हैं। तो ये यहां पर आकर के जो है, ये सेंट्रोमियर, इसी सेंट्रोमियर से थोड़ा सा मोटे हो जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर लिपटे रहते हैं, लेकिन ये इस तरह से ये चीज ध्यान देना है कि जितना यहां पर अगर बन जाए, ये सेंट्रोमियर बीच बीच में बना देंगे, सेंट्रोमियर, ठीक है। तो ये यहां पर जो है, जो अर्धक्रोमैटिड्स होते हैं, अब वो वहां पर जो थोड़ा मोटे हो जाते हैं, इसको हम लोग अर्धक्रोमैटिड्स कहते हैं, सब बढ़ जाते हैं, दो दो पार्ट्स में यहां पर बढ़ गए, दो अर्धक्रोमैटिड्स बन गए। इस फेज को कहते हैं प्रोफेज, इस फेज को कहते हैं प्रोफेज। जो दोनों यहां पर भुजाएं, चार भुजा होती है, लेकिन यहां पर देख रहे हैं दो ही भुजा दिख रही है। जो दोनों भुजाएं जैसे रस्सी होती है, रस्सी आपस में लिपटी होती है, उस प्रकार से इसमें भी ऐठन होता है, रस्सी के भाग जो है आपस में ऐठ के जो है मिले रहते हैं। तो इस तरह से इसमें जो है जो क्रोमैटिड्स होते हैं वो अभी केवल बाइवैलेंट दिखाई पड़ते हैं, इसको हम प्रोफेज कहते हैं। मेटाफेज में जैसे पहुंचता है, मान लेते हैं ये मेटाफेज है, इस मेटाफेज में पहुंचते पहुंचते जो केंद्रक कला होता है और केंद्रिका होती है, समाप्त हो जाती है। केंद्रक कला और केंद्रिका समाप्त हो जाती है और विपरीत ध्रुवों से यहां पर जो एक टेक्टाइल फाइबर का निर्माण हो जाता है। ये टेक्टाइल फाइबर जो होता है, इसे हम लोग जो है स्पिंडल रेज के नाम से भी जानते हैं, स्पिंडल रेज के नाम से भी जानते हैं। ये जो तर्क किरणें होती है, ये माइक्रोट्यूबुलिन की बनी होती है, माइक्रोट्यूबुलाई की बनी होती है, जिसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन पाया जाता है, जिसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन उपस्थित होता है। तो ये यहां पर जो इस प्रकार से बनता है और ये इसकी मध्य पटलिका मान लेते हैं, इस मध्य भाग होता है। तो ये जो क्रोमोसोम्स यहां पर बनने शुरू हो गए हैं क्रोमैटिड से, अब इसके सेंट्रोमियर होते हैं वो मध्य पटलिका की ओर होते हैं इस अवस्था में, और जो ये भुजाएं होती हैं, भुजाएं खुल करके जो दो थी अब वो स्पष्ट होकर के क्वाड्रीवैलेंट दिखाई पड़ता है। तो सब में जो है जो भुजाएं होती है वो भुजाएं ध्रुवों की तरफ अब दिखाई पड़ रही हैं, विपरीत ध्रुवों की तरफ, और जिसमें सेंट्रोमियर होते हैं वो सेंट्रोमियर जो है ध्रुवों की तरफ, सेंट्रोमियर जो है मध्य पटलिका की ओर रहता है। इस तरह से यहां पर जो है जो अर्धक्रोमैटिड्स थे वो अर्धक्रोमैटिड्स यहां पर बन जाते हैं। इस फेज को कहते हैं मेटाफेज, इस फेज को कहते हैं मेटाफेज कहते हैं। मेटाफेज की प्रक्रिया फिर से ध्यान दें कि इस मेटाफेज की प्रक्रिया में केंद्रक तथा केंद्रिका पूरी तरह से विलुप्त हो जाते हैं। विपरीत ध्रुवों से एक जो टेक्टाइल फाइबर निकलना शुरू कर देते हैं, स्पिंडल रेज कहते हैं। ये स्पिंडल रेज माइक्रोट्यूबुलाई का बना होता है। ये माइक्रोट्यूबुलाई जो होता है वो ट्यूबुलिन नामक प्रोटीन तंतु जो है होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये पहुंचता है। अब ये जो यहां पर देख रहे हैं, यहां पर इसको सेंट्रोमियर कहते हैं। अगर इसको मैं थोड़ा सा अलग करके बना दे कि जैसे सेंट्रोमियर की बात कर रहे हैं, तो ये इस तरह से यहां पर है, ठीक है। तो इसको हम लोग सेंट्रोमियर या काइनेटोकोर भी कहते हैं। इसको सेंट्रोमियर कहा जाता है या काइनेटोकोर कहते हैं, काइनेटोकोर कहते हैं। इसे काइनेटोकोर में क्या होता है कि जो ये देख रहे हैं विपरीत ध्रुवों से आ रहा है स्पिंडल रेज, ये इसके साथ जुड़ता है, उसको अपनी ओर खींचता है। जैसे एक इधर से खींच रहा है मान लेते हैं और एक इधर से खींच रहा है, तो इससे क्या होता है कि वो खींचता है जैसे, तो जो दोनों यहां पर क्रोमैटिड्स है वो बढ़ जाते हैं। तो अगली फेज में जब पहुंचते हैं एनाफेज में, जैसे एनाफेज देखेंगे, ये एनाफेज केंद्रक और केंद्रिका समाप्त है। अब ये यहां पर जो है ये जो टेक्टाइल फाइबर्स है,
ये यहां पर जो है इस तरह। अब ये जो क्रोमोसोम देख रहे हैं, जो क्रोमैटिड्स है, अब ये क्रोमैटिड्स में ये जो काइनेटोकोर है, किसी काइनेटोकोर से बड़ी तेजी से जो ये रहते हैं विपरीत ध्रुव, ये एक दूसरे को खींचते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो क्रोमैटिड्स होता है वो क्रोमैटिड्स दो अर्ध क्रोमैटिड्स अब बढ़ जाता है पूरी तरह से। अब यहाँ पर बाइवैलेंट हो जाता है। अब यहाँ पर जो सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर की जो भुजा सेंट्रोमियर होता है वो ध्रुवों की तरफ चला जाता है। 4 5 6 जितना हम बनाएंगे उतना हमेशा जो साथ में लेके चलना है। और इसके आर्म जो होते हैं, ये आर्म यहाँ पर जो है इसकी जो है मध्य पटेलिका की ओर होता है, और जो इसके सेंट्रोमियर होता है, वो सेंट्रोमियर जो है ये यहाँ पर जो है इस पोल की तरफ यहाँ पर होता है। तो सभी में ये पोल की तरफ जो है सेंट्रोमियर होते हैं, क्योंकि सेंट्रोमियर के थ्रू ही जो है वो ट्रैक्टाइल फाइबर जो है वो उसको विपरीत ध्रुवों की ओर खींचता है। तो इस फेज को कहते हैं एनाफेज। इस एनाफेज में पहुंचने के बाद धीरे धीरे क्या इसको हम लोग अर्ली एनाफेज कह सकते हैं, इसे अर्ली एनाफेज कहते हैं। इसी एनाफेज की स्थिति में अगर हम एक लेट एनाफेज की बात करें, लेट एनाफेज बना दें, तो लेट एनाफेज में क्या होता है कि अब ये जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं ये यहां पर है, ये अब ये सब आ करके यहीं पर संग्रहित हो जाते हैं, ये सब आ करके यहीं पर संग्रहित हो जाते हैं। इसको कहते हैं लेट टीलोफेज, इसको कहते हैं लेट टीलोफेज, लेट एनाफेज, लेट एनाफेज। ये ध्यान देना कि एनाफेज में क्या हो रहा है कि अब सेंट्रोमियर की पोजीशन चेंज हो गई, सेंट्रोमियर ध्रुव की ओर है और जो भुजाएं वो भुजाएं मध्य पटेलिका की ओर होती हैं। अब इसमें क्या हुआ कि पूरे जो यहाँ पर आकर के यहाँ संग्रहण हो जाते हैं, सभी जो क्रोमोसोम्स हैं ये यहाँ पर आपस में जुड़ करके इनका संग्रहण हो जाता है। जैसे टीलोफेज में पहुंचता है, अब टीलोफेज में पहुंचता है तो यहां पर जो है ये पूरी तरह से यहां पर संग्रहित हो जाते हैं, संग्रहित हो जाते हैं जो क्रोमोसोम्स हैं। और साथ में जो इसका मध्य भाग है, यहीं पर जो है एक जो मध्य भाग है, इस भाग में इसको हम लोग जहां पर मध्य पटेलिका बनेगा, लेकिन अभी रुक करके बनेगा, कैसे बनेगा उसकी समझेंगे। अभी मैंने केवल एक जो है एरो दर्शा दिया कि यह मध्य भाग है। अब यहां पर इसी टीलोफेज में धीरे धीरे यहां पर जो है जो केंद्रक आवरण, वो केंद्रिक आवरण बनना शुरू हो जाएगा, केंद्रक आवरण बनना शुरू हो जाता है, केंद्रिका बनना शुरू हो जाता है, केंद्रिका बनना शुरू हो जाता है। और इस डीएनए यहां पर है, ये पूरी तरह जो क्रोमोसोम था, ये क्रोमोसोम अब यहां पर इसका जो है रेप्लिकेशन होता है, और उसके बाद इसको हम लोग टीलोफेज कहते हैं। इसी टीलोफेज की अवस्था में ये जो मध्य का भाग है, इस मध्य भाग को हम लोग कहते हैं फ्रैग्मोप्लास्ट, इस मध्य भाग को कहते हैं फ्रैग्मोप्लास्ट। अब इस फ्रैग्मोप्लास्ट रीजन में जो है कुछ गॉल्गी वेसिकल्स और माइक्रोट्यूबुलाई एकत्र होते हैं। गॉल्गी वेसिकल और माइक्रोट्यूबुलाई एकत्र होकर के यहां पर सबसे पहले मिडिल लैमेला बनाते हैं, सबसे पहले यहां पर जो है मिडिल लैमेला का निर्माण करते हैं। एक मध्य पटेलिका यहां पर जो है बनती है। अब ये मध्य पटेलिका बनने के बाद यहां पर इसके ऊपर पुनः जो है एक जो है कुछ पेक्टिक पदार्थ और हेमिसेलुलोज, पेक्टिक पदार्थ और हेमिसेलुलोज का यहां पर जमाव होता है। अब यहां पर पेक्टिक पदार्थ और हेमिसेलुलोज जमा होकर के यहां पर जो है प्राइमरी वाल का निर्माण कर लेते हैं, एक प्राथमिक भित्ति बना लेते हैं। और इसके ऊपर क्यों पुनः जो है, और इसी प्रक्रिया में जो केंद्रक आवरण है और केंद्रिका ये धीरे धीरे जो है बनना पूरी तरह से प्रारंभ कर देते हैं। और इसके पश्चात क्या है, यहां पर जो एक सेलुलोज की एक आवरण जम जाती है दोनों तरफ, और इससे तीसरी वाल बन जाती है, इसको हम लोग नाम देते हैं सेकेंडरी वाल। सेकेंडरी वाल यहां पर बन जाती है और ये केंद्रक आवरण और केंद्रिका पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है, और इस तरह से बढ़ करके दो भागों में बढ़ जाता है। इस तरह से दो कोशिका का निर्माण कर लेता है, केंद्रक पूरी तरह से बन जाता है, केंद्रिका बन गई, और जो गुणसूत्र था अब वो फिर से जो है यहां पर अपने उसी दशा में आता है जैसा कि इंटरफेज अवस्था में रहता है। तो इस तरह से यहां पर जो है एक कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करता है। इस तरह से जो कोशिका विभाजन है उस कोशिका विभाजन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो ये सेल डिवीजन जो है, सेल डिवीजन में ध्यान रखना है 4 फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज में
गुणसूत्र जो है पूरी तरह से बढ़ जाते हैं। मेटाफेज में क्वाड्रिवेलेंट दिखाई पड़ते हैं और सेंट्रोमेर की पोजीशन याद रखना है कि सेंट्रोमेर की पोजीशन मध्य पटलिका की और आर्म्स की पोजीशन जो विपरीत हो, इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि याद रखना, क्योंकि मियोसिस सेल डिवीजन जब पढ़ेंगे तो वहां पर विपरीत होगा। यहां पर एनाफेज में क्या होता है कि अब सेंट्रोमेर की जो है वो जो है इसके मध्य क्या नाम है ध्रुव की ओर होता है, जो भुजाएं होती है भुजाएं जो मध्य पटलिका की ओर होती है। एनाफेज तक पहुंचते पहुंचते पूरी तरह से जो है संग्रहित हो जाते हैं और टीलोफेज में जाकर केंद्र कारण और केंद्र का फिर से बनता है और एक कोशिका पट यानी कि कोशिका भित्ति का निर्माण होता है और टूट करके वो जो है दो कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार एक कोशिका से दो कोशिका बनती है। ये जो कोशिका विभाजन है ये केवल और केवल जो है सोमैटिक सेल में होता है, दैहिक कोशिकाओं में होता है। इस प्रकार की कोशिका विभाजन हैप्लॉइड या डिप्लॉइड दोनों में हो सकती है। हैप्लॉइड कोशिका में भी हो सकती है और डिप्लॉइड कोशिका में भी हो सकती है, यानी दोनों कंडीशन में बन सकती है। ठीक है, क्योंकि अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ और चीजें बताएंगे। यहां पर हम माइटोटिक सेल डिवीजन की बात करें केवल हैप्लॉइड में भी हो सकती है और ये डिप्लॉइड में भी हो सकती है। अगर हैप्लॉइड कोशिका में बनेगी तो उससे हैप्लॉइड सेल बनेगा और डिप्लॉइड कोशिका में बनेगी डिप्लॉइड सेल बनेगा। यानी इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो समान होती है। यानी अगर मान लेते इसमें गुणसूत्रों की संख्या मान लिया जो है जो एक कोशिका मदर सेल है उसमें गुणसूत्रों की संख्या मान लिया कि 2n = 42 है, तो इसके दोनों में जो है इसमें भी 2n = 42 होगा और इसमें भी 2n = 42 होगा। यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होगा बराबर होगा मात्र कोशिका के बराबर। उनके दोनों जो डॉटर सेल्स होंगे उन दोनों में जो है मात्र कोशिका के बराबर ही जो है गुणसूत्र की संख्या होती है। यानी अगर हैप्लॉइड में होगा तो हैप्लॉइड बनेगा लेकिन गुणसूत्र की संख्या समान, अगर डिप्लॉइड में तो डिप्लॉइड बनेगा लेकिन गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। तो इस प्रकार से ये माइटोटिक सेल डिवीजन कंप्लीट हुआ। इसे हम लोग माइटोटिक सेल डिवीजन, माइटोसिस सेल डिवीजन या इसको जो है सोमैटिक सेल डिवीजन के नाम से जानते हैं। धन्यवाद।